દર્શક મિત્રો, બિપરજોય વાવાઝોડાને લઈ ગુજરાતનું તંત્ર એલર્ટ છે, ત્યારે આ બાબતે પર્યાવરણ વિભાગના મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર બબલુ પ્રસાદ શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળીએ. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો હેડલાઇન ન્યૂઝ અને હું આવી ગયો છું મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના એન્વાયરમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં. આપણી સાથે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર બબલુ પ્રસાદ છે, તેમની સાથે આપણે વાત કરીશું જે વાવાઝોડું છે જે ગુજરાત તરફ આવી રહ્યું છે તેને લઈને. ખાસ કરીને જ્યારે સમગ્ર રાજ્યમાં આ વાવાઝોડાની ચર્ચા થઈ રહી છે ત્યારે આપણે પ્રોફેસર સાહેબ પાસે જાણવા માંગીશું કે આ જે વાવાઝોડું છે તે ઉત્પન્ન કઈ રીતે થાય છે, કેમ કે ગુજરાતના જે દરિયાકાંઠા અરબી સમુદ્રમાં જે રીતે એક બાદ એક જે વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે તેની ફ્રિકવન્સી પણ ખૂબ જ વધી ગઈ છે. તો તે વિશે આપણે આજે ચર્ચા કરીશું. સર, તમારું સ્વાગત છે સૌથી પહેલાં તો હેડલાઇન ન્યૂઝમાં. આ જે વાવાઝોડાની ચર્ચા સમગ્ર રાજ્ય અને દેશમાં થઈ રહી છે કે જે ગુજરાતને સૌથી વધારે પ્રભાવિત કરશે, આ બેઝિકલી આ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, આ એક સવાલ સૌથી પહેલાં હું પૂછવા માંગીશ. राइट, ये जो होता है कभी भी साइक्लोन तब आता है जब ये कहीं पे लो प्रेशर क्रिएट होगा. जैसा कि आप स्क्रीन पे भी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे अभी लो प्रेशर एरिया है और ये जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं कि हम कहाँ पे एग्जैक्टली हैं. अभी हम बड़ोदरा में हैं तो यहाँ से यहाँ के पहुँचने की जो डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके स्पीड से कि कितनी स्पीड से तेज़ी से बढ़ रही है, और वो इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है. लो प्रेशर होने की बहुत सारे कारण हैं. एक तो है कि वल्कनिक इरप्शंस हो या कहीं पे अर्थक्वेक हो या कोई भी किसी भी तरह के अर्थ के अंदर हलचल होती है तो उसके कारण हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर अगर हाई टेम्परेचर होता है, और हाई टेम्परेचर के कारण वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है. और लो प्रेशर के कारण ये चारों तरफ से हवा जो आती है अंदर, वो एक्चुअली अंदर हिट ना करके एक सर्कुलर मूवमेंट ले लेती है और उसी को हम साइक्लोनिक कहते हैं. तो ये जो साइक्लोनिक है ये रीजन कैन बी एनीथिंग. बहुत सारे रीजन है जो साइक्लोन क्रिएट करते हैं. मोस्टली ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, और इसकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ रही है. लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रोटेक्शन होता है जो मैंग्रोव प्रोटेक्शन कहते हैं, जो फ़िलहाल जो है अगर मैंग्रोव प्रोटेक्शन अगर प्रॉपर तरह से नहीं होगा तो हमको अंदर की तरफ ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा. तो हम अगर मैंग्रोव की बचाव अगर करें तो ये हम जो इफ़ेक्ट हम देख रहे हैं शायद वो मिनिमाइज़ किया जा सकता है. सर, हमारे दर्शकों से बात करते हुए हम लोग आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि लोग चर्चा ये कर रहे हैं पिछले कुछ समय से कि इस एरिए में सबसे ज़्यादा साइक्लोन उत्पन्न हो रहे हैं, जो उसकी तीव्रता काफ़ी बढ़ गई है. कुछ पहले कुछ सालों में आते थे, अब कुछ महीनों में आने लग गए हैं. इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, एक सिंपल सी वजह है कि कोई भी अर्थ सरफेस है, अगर उसमें आप ग्रीन पैचेज अगर बढ़ाएंगे तो वो क्या होता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, वहाँ पे हीटिंग नहीं होती है. अगर वो हीटिंग नहीं होगी वहाँ पे तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट नहीं होगा. अगर लो प्रेशर एरिया क्रिएट नहीं होगा तो साइक्लोन नहीं आएगा. और अगर साइक्लोन तब आ रहा है जब आपने ग्रीन पैचेस को वहाँ से रिमूव कर दिया. तो अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ग्रीन पैचेस को इंक्रीज करें. अगर इंक्रीज करेंगे तो ये इम्पैक्ट जो दिख रहा है या इफेक्ट दिख रहा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी दिख रही है, जो इम्पैक्ट दिख रहा है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं. तो एक तो पॉसिबल रीज़न है कि यहाँ पे ग्रीन पैचेस डिक्रीज़ हुई है कुछ एरिया में. स्पेशली आप देखेंगे डेजर्ट एरिया में ज़्यादा इम्पैक्ट होती है दैन द ग्रीन पैचेज एरिया. आपको ये इम्पैक्ट आपको नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम दिखेगा. ऑल्दो दोज एरिया इज ऑल्सो हैविंग this tectonic plate movement and tectonic plate areas, but movement you will be able to see the less impact because of the green patches, because heat islands are not building up over here. So wherever the heat island will build up, you will be able to see the more impact. सर, देखा जाए तो आप जिस तरह से लोग कहते हैं कि कुदरत का नियम है कि बदलाव, कभी ठंडी, कभी बरसात, कभी साइक्लोन, लेकिन जिस तरह से ये तीव्रता बढ़ रही है, हर जब प्राकृतिक कुछ भी आपदा आती है तो एक सवाल उठता है कि क्या ये कुदरती है या फिर ये मानव सर्जित है. जिस तरह के हालात पर्यावरण में अभी बन रहे हैं, जो पर्यावरण जिस तरह से कभी गर्मी में बारिश आ जाना, चक्रवात आ जाना, तो इसे किस ढंग से आप देखते हैं, क्योंकि आप इसकी पढ़ाई करते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पर्यावरण अपने आप बदल रहा है या फिर ये मैन मेड है?
हाँ, आपकी बात सही है कि प्रकृति का एक नियम ही है चेंज, लेकिन ये जो चेंज है उसकी जो रेट ऑफ चेंज दैट इज़ अ कंसर्न। ऐसा नहीं कि चेंज हो रहा है तो हमें बहुत बड़ी कंसर्न है, लेकिन कंसर्न किस चीज़ की है, बहुत तेज़ी से चेंज जो है वो एक्चुअली स्टेबल नहीं होता है। दुनिया के एक और नियम है, जैसा आप बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर धीरे धीरे चेंज होती है तो वो स्टेबल होता है, लेकिन अगर सडन चेंज हो रहा है या रैपिड चेंज हो रहा है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी की तरफ जाती है। तो ये जो चेंजेस है, रैपिड चेंज है, वो कंसर्न है ना। चेंज इज़ नॉट अ बिग कंसर्न, कंसर्न इज रैपिड चेंज। और ये रैपिड चेंज का कारण सिर्फ नेचुरल नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल है कि सम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, सम मैनमेड एक्टिविटी इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन एडिशन टू द नेचुरल काउज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचर ही रिस्पॉन्सिबल है, वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज काइंड ऑफ इवेंट्स। सर, एक आखिरी सवाल है कि जैसे हम लोगों ने एक सप्ताह पहले ही एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया, जिस तरह से इस साल को देखें तो 50वां साल लगभग हो गया है। 72 में तय किया था, 74 में शुरू किया था। इन 50 सालों में हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट बचेगा, एनवायरनमेंट को बचाया जाएगा, मगर जिस तरह से फ्रीक्वेंसी हर चीज़ की बढ़ रही है, तो हम सही दिशा में हैं या फिर सिर्फ बातें हो रही हैं, काम नहीं हो रहा? नहीं, काम तो बहुत हुआ है। अगर आप प्रोग्रेस की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें में प्रोग्रेस हुआ है। हम बायो कैपेसिटी की बात करें तो हमने बहुत हाई रेट से इंक्रीज़ किया है विद द कॉपिंग ऑफ विद द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हमने कहीं ना कहीं जो फुटप्रिंट है उसको हमने एक बायो कैपेसिटी को कंट्रोल कर रखा है विद द इंक्रीज ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी और विद द प्रोग्रेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। वी हैव ट्राइड कॉपिंग अप विद द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो वो पॉसिबल तभी है जब हम ग्रोथ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वी हैव ग्रोन, एंड इन एडिशन टू दैट वी हैव टेकन केयर टू द environmental perspective also. And if we'll talk about the progress, for example in India, in the 2002 or in the 2001, the forest cover was approximately 19%, and now if we'll try to calculate, it is approximately 24%. So in just 20 years, this much change is not possible without help of the public or without the help of the society. So definitely everyone has contributed, and then we are growing and we are moving in the forward direction. Of course there are some lacking, but we cannot say that we are not progressing. We are progressing, and many example can be given, not only this, even the monitoring, actual data availability, many things we are proceeding in the positive direction. So that is one advantage, the public has taken participation in environmental development. So it's not as you said that in 1 week before itself we have celebrated Environmental Day. So we have seen that not only the experts are involved in this celebration, even the local community or local people have celebrated, or local people have participated in many environmental movement. So it's a good sign for the future. बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। આ હતા મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના એન્વાયરમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર બબલુ પ્રસાદ, જે આપણાને આ જે વાવાઝોડું છે જે આવી રહ્યું છે, જે અરબી સમુદ્રમાં હાલ સક્રિય છે, તેના વિશે માહિતી આપી રહ્યા હતા કે આ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે। અને સાથે સાથે એક ખૂબ જ મહત્ત્વની વાત એ પણ ચર્ચા થઈ છે કે એમ તો જે પણ કંઈ થતું હોય કુદરતમાં તે કુદરતી હોય છે, પરંતુ જ્યારે તેની તીવ્રતા વધી જાય કે જ્યારે ફ્રીક્વન્સી વધી જાય ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાં આ મેનમેડ તરફ પણ વળી જાય છે। કુદરતને આપણે ના રોકી શકીએ, પરંતુ આની તીવ્રતા અને આની જે ફ્રીક્વન્સી છે તેને જો આપણે કંટ્રોલ કરીએ તો પણ આપણે ઘણું બધું બચાવી શકીએ છીએ અને ઘણો બધો બચાવ કરી શકીએ છીએ। આજ માટે બસ આટલું જ। આ વાવાઝોડાને લઈને જે પણ વધુ માહિતી છે તેની સાથે આપણે ફરી મળીશું અને આવા જ જાણકારો સાથે ચર્ચા કરીશું। કેમેરામેન દક્ષેશ સાથે મનોજ શર્મા, હેડલાઇન ન્યૂઝ।